था। आखिरकार ताइजू किसी तरह अपनी जान बचाकर एक संकरी गली में घुस गया। तभी हमारे नायक के दिमाग में एक शानदार योजना आई। उसने सीधे टायरेंट से लड़ने के बजाय उसे किसी और से लड़ाने का फैसला किया। उसने लाइटनिंग को नियंत्रित करके टायरेंट को पुलिस स्टेशन की दिशा में आकर्षित किया। संयोग से उसी समय मूचिंग भी सामान लेकर वापस लौट रही थी। जैसे ही उसने उस राक्षस को देखा, वह तुरंत आगे बढ़ी। अपने साथियों की रक्षा के लिए उसने बिना हिचकिचाहट उसके सामने मोर्चा संभाल लिया। यह बिल्कुल वैसा था जैसे दो दुश्मनों को आपस में लड़ने दिया जाए और बाद में फायदा उठाया जाए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। लेकिन कुछ समय बाद मूचिंग को एहसास हो गया कि वह सीधे मुकाबले में जीत नहीं सकती। इसलिए उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वह टायरेंट को धीरे धीरे एक पेट्रोल पंप तक ले गई। फिर सही समय देखकर धाएं उसने ईंधन टैंक पर गोली चला दी। अगले ही पल पूरा पेट्रोल पंप आग के विशाल गोले में बदल गया। भयंकर विस्फोट से आसपास की जमीन तक हिल गई। टायरेंट आग के समुद्र में फंस गया। कुछ देर बाद वह बाहर निकला, लेकिन उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। वह बुरी तरह झुलस चुका था। फिर भी वह अभी तक जिंदा था। हालांकि उसकी हालत अब बेहद खराब हो चुकी थी। यही मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत एयर पांग और लाइटनिंग को हमला करने का आदेश दिया। गंभीर रूप से घायल टायरेंट अब ज्यादा देर टेक नहीं पाया। एयर पांग ने अपना 1 टन वजनी धातु का डंडा पूरी ताकत से घुमाया। धड़ाम, एक बार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लगातार प्रहारों ने टायरेंट को संभलने का मौका ही नहीं दिया। जब वह पूरी तरह कमजोर पड़ गया, तब लाइटनिंग आगे बढ़ा। उसकी दोनों तलवारें बिजली की तरह चमकी। कुछ ही क्षणों में दर्जनों वार हुए और आखिरकार टायरेंट ज़ॉम्बी का अंत हो गया। उसे मारने के बाद उसे एक बेहद दुर्लभ वस्तु मिली, टीयर 2 गोल्डन बॉक्स। ये देखकर वह खुशी से झूम उठा। लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले उसने छोटी चीची के लिए रात का खाना तैयार किया। फिर पूरे कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। जब सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित हो गया, तब वह बिल्डिंग नंबर 4 में गया और गोल्डन बॉक्स की शक्ति को अवशोषित करना शुरू किया। ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसका अस्तित्व ही बदल रहा है, मानो उसकी आत्मा और शरीर को दोबारा गढ़ा जा रहा हो। कुछ देर बाद उसने सफलतापूर्वक टीयर 3 में प्रवेश कर लिया। उसकी शारीरिक शक्ति कई गुना बढ़ गई। मानसिक शक्ति में भी जबरदस्त उछाल आया। उसका नियंत्रण क्षेत्र अब दर्जनों किलोमीटर तक फैल चुका था। अब वह एक साथ 100 से अधिक सामान्य ज़ॉम्बियों को नियंत्रित कर सकता था। साथ ही टीयर 2 विकसित ज़ॉम्बियों को आसानी से अपने अधीन कर सकता था। उसकी गति लाइटनिंग से भी तेज हो गई और उसकी ताकत टैंक टाइप ज़ॉम्बियों से भी अधिक हो गई। सच कहें तो यह शक्ति नशे जैसी महसूस होने लगी थी। उसे लग रहा था कि एक सच्चा प्रलयकालीन शासक शायद ऐसा ही होता होगा। टीयर 3 में पहुंचने के कुछ समय बाद उसने एक और विशाल टीयर 2 टैंक ज़ॉम्बी को अपने नियंत्रण में ले लिया। यह राक्षस आकार में एक छोटी कार जितना बड़ा था। उसका नाम रखा गया एयर पांग। उसे 1 टन वजनी विशाल धातु का डंडा दिया गया। उसका एक वार किसी कार को चकनाचूर कर सकता था और उसकी एक लात कंक्रीट की दीवारों को भेद सकती थी। अब मुख्य द्वार की सुरक्षा एयर पांग के जिम्मे थी। उसकी मौजूदगी भर से विकसित जॉम्बी भी कॉम्प्लेक्स के पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। उधर रुओशुआ भी चुपचाप टीयर 3 तक पहुंच चुकी थी। उसकी टेलीकिनेसिस शक्ति अब पहले से कहीं अधिक भयानक हो गई थी। वह वस्तुओं को अत्यंत सटीकता से नियंत्रित कर सकती थी। अब वह लोहे की कीलों को गोलियों की तरह दाग सकती थी और जब यह शक्ति उसके समय नियंत्रण कौशल के साथ मिलती, तो वह एक अदृश्य मौत की देवी बन जाती। इस टूटी हुई दुनिया में वह पहले ही मानव जाति की सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में शामिल हो चुकी थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक उसके पैरों के पास एक रहस्यमयी पुस्तक आकर गिरी। उस पुस्तक का नाम था ब्लड सैंड टेक्निक और यही पुस्तक उनकी किस्मत को एक बार फिर बदलने वाली थी। टू बी कंटिन्यूड। कहा जाता था कि ब्लड सैंड टेक्निक स्वर्ग के नीचे मौजूद सबसे शक्तिशाली तलवार कलाओं में से एक थी। इस तकनीक को सीखने के बाद उसकी प्रगति अविश्वसनीय गति से होने लगी। हर दिन उसकी तलवारबाजी और युद्ध क्षमता पहले से कहीं अधिक खतरनाक होती जा रही थी। लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। एक दिन सर्वाइवर बेस से 5 विकसित मनुष्यों की एक टीम जांगहाई सिटी में संसाधन इकट्ठा करने पहुंची। जल्द ही उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। सनशाइन अपार्टमेंट के आसपास मौजूद लगभग सभी संसाधन पहले ही साफ किए जा चुके थे। इतनी बड़ी मात्रा में सामान का गायब होना स्वाभाविक नहीं था, इसलिए उनकी जिज्ञासा बढ़ गई।
उन्होंने उन ज़ॉम्बियों का पीछा करना शुरू किया जो लगातार सामान ढो रहे थे, और इसी तरह वे सनशाइन अपार्टमेंट तक पहुंच गए। रात के समय उन्होंने चुपके से दीवार फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की। उन्हें लगा कि उनका ऑपरेशन पूरी तरह गुप्त है, लेकिन उन्हें क्या पता था, जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, उनकी मौजूदगी का पता पहले ही चल चुका था। अगले भागता हुआ दुश्मन दो हिस्सों में कट गया। लड़ाई समाप्त होने के बाद उसने शवों की तलाशी ली। उन्हें देखकर उसे पता चला कि ये लोग एक सर्वाइवर बेस से आए थे। तभी उसे एहसास हुआ कि मानव गुट उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से विकसित हो रहे हैं। अब सनशाइन अपार्टमेंट का रहस्य ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहेगा, इसलिए उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्हें यहां से निकलना होगा। काफी सोच विचार के बाद उसने शहर के बाहरी इलाके में स्थित किंगशुई फार्म को अपना नया ठिकाना चुना। वहां खुली जमीन थी, खेती की जा सकती थी, मानव गुटों से दूरी थी, और आसपास पर्याप्त ज़ॉम्बी भी मौजूद थे जो उसकी सेना को और मजबूत बना सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा कारण कोई और था। छोटी चीची। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी पूरी जिंदगी सीमेंट और लोहे की इमारतों में कैद रह जाए। उसे धूप चाहिए थी, ताजी हवा चाहिए थी, और सबसे जरूरी, ताजी सब्जियां चाहिए थीं। सच कहें तो उसे खुद भी बुरा लगने लगा था। इतने समय से चीची केवल दूध पाउडर और तले हुए चावल खाकर जी रही थी। उसे हरी सब्जी देखे भी बहुत समय हो चुका था। फार्म पर उसकी कठपुतलियां खेती कर सकती थीं, और चीची को एक सामान्य बचपन मिल सकता था। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी समस्या बची हुई थी। सू मूचिंग। उसकी पुनर्जीवन शक्ति बेहद परेशान करने वाली थी। लेकिन चूंकि वे यह इलाका छोड़ रहे थे, उसने फैसला किया कि बेहतर होगा उसे छोड़ दिया जाए और फिर कभी उसे सामना ना हो। जब उसने यह बात चीची को बताई, तो उसने चुपचाप सिर हिला दिया। फिर पूछा, क्या बड़ी बहन हमारे साथ नहीं आएगी? वह हल्का सा मुस्कुराया। उसे अच्छी तरह पता था कि सू मोचिंग कैसी इंसान है। वह कभी अपने संरक्षण में रह रहे लोगों को छोड़कर नहीं जाएगी। वह पुलिस स्टेशन में ही रहेगी, इसलिए उनके साथ आने का सवाल ही नहीं था। लेकिन उसकी नजर बचाकर रुआ शुआ ने चुपके से एक पर्ची सू मोचिंग के हाथ में रख दी। उस पर्ची पर केवल एक पता लिखा था, किंग शुई फार्म। जाने से पहले सू मोचिंग ने रुआ शुआ से पूछा, क्या तुम्हें हमारा वादा याद है? रुआ शुआ मुस्कुराई, फिर बोली, अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया उतनी सुंदर नहीं है जितनी तुम सोचती हो, और अगर एक दिन दूसरों की रक्षा करते करते तुम थक जाओ, तो मुझे ढूंढने आ जाना। कुछ समय बाद लंगड़ाती हुई सूमूचिंग पुलिस स्टेशन वापस पहुंची। लेकिन वहां उसका स्वागत एक ऐसे दृश्य ने किया जिसने उसकी आत्मा तक हिला दी। जिन लोगों की रक्षा के लिए उसने बार बार अपनी जान दांव पर लगाई थी, वे अब राक्षस बन चुके थे। उन्होंने उन सभी पुलिस अधिकारियों को मार डाला था जिन्होंने उनके साथ शामिल होने से इनकार किया था। यहां तक कि उन्होंने सुमोचिंग पर भी हमला कर दिया। लेकिन अब वह पहले वाली सुमोचिंग नहीं थी। तीसरी बार पुनर्जीवित होने के बाद उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। क्रोध में उसने एक एक करके सभी गद्दारों को मार डाला, किसी को भी नहीं छोड़ा। आखिर में केवल एक युवक बचा। वह घुटनों के बल बैठ गया, रोते हुए दया की भीख मांगने लगा। कहने लगा, मैं सिर्फ जीना चाहता था। लेकिन सू मूचिंग के दिल में अब कोई नरमी नहीं बची थी। वह मुड़कर जाने लगी। तभी उसके पीछे से पिस्तौल में गोली भरने की आवाज आई। क्लिक! एक पल में वह वापस मुड़ी और एक ही वार में उस युवक की पसलियां तोड़ दी। उसकी आंखों में केवल दर्द था। क्यों? उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? चारों तरफ फैली लाशों को देखते हुए उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसी समय उसे रुआशुआ की बात याद आई। अगर वे लोग तुम्हारे बलिदान के योग्य ही ना हो तो? अब वह खुद से यही सवाल पूछ रही थी। क्या ये लोग सचमुच उसकी रक्षा के लायक थे? क्या जिस पर लिखा था, किंग शुई फार्म? उसने आखिरी बार उस पुलिस स्टेशन की ओर देखा, जिसकी सेवा करने का उसने कभी सपना देखा था। फिर बिना पीछे देखे मुड़ी और अंधेरी रात में गायब हो गई। शायद अब उसकी मंजिल किंगशुई फार्म थी। इधर कहानी एक बार फिर सनशाइन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की ओर लौटती है। छोटी चीची अब अपने नए घर जाने की तैयारी कर रही थी, और इस बार जो दृश्य दिखाई दिया, उसे देखकर कोई भी इंसान अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। 100 से भी अधिक भारी ट्रकों का एक विशाल काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हर ट्रक की ड्राइवर सीट पर एक झॉम्बी कठपुतली बैठी हुई थी। उनके पीछे पूरी तरह हथियारों से लैस आर्चर झॉम्बियों की सेना चल रही थी। झॉम्बियों को ट्रक चलाते देखना किसी भी सर्वाइवर के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। रास्ते में एक विकसित मानव एक दुकान में सामान खोज रहा था। तभी 5 भारी ट्रक उसकी दुकान के सामने से गुजरे। जब उसने खिड़की से झांका, तो ड्राइवर सीट पर ज़ॉम्बियों के सड़े हुए चेहरे दिखाई दिए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह खुद से पूछने लगा, क्या मैं सपना देख रहा हूं?
आखिर जॉम्बी कब से गाड़ी चलाने लगे? उधर काफिला लगातार आगे बढ़ता रहा। रास्ते का शोर सुनकर कई विकसित जॉम्बी उनकी ओर आकर्षित हुए, लेकिन उनके लिए यह कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही कोई विकसित जॉम्बी पास आता, वह अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके उसे अपनी सेना में शामिल कर लेता। इस तरह उसकी सेना कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही।